नमस्कार। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए इथिक्स की हमारी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इथिक्स का जो चैप्टर लेंगे वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही हमारा जो आम जीवन होता है उससे रिलेटेड भी है। आज का जो चैप्टर रहेगा वो है रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकैलकुलेटिंग ह्यूमन वैल्यूज। मानवीय मूल्यों के विकास के अंदर परिवार, समाज और शिक्षण संस्थाओं की भूमिका। मानव बेसिकली एक जानवर के रूप में जन्म लेता है, धीरे धीरे मूल्यों का विकास करके वो मानव बन जाता है, और जो मूल्य मानव को एक जानवर से मानव बनाते हैं उन्हें ही मानवीय मूल्य कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंपेशन, इम्पैथी, सिंपैथी, हेल्पिंग एटीट्यूड, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ऑल दीज थिंग्स मेक्स ए ह्यूमन बीइंग। हम लोग ह्यूमन से ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। इस बीइंग बनने की प्रक्रिया में अलग अलग संस्थानों का अलग अलग रोल रहता है। सबसे पहला जो रोल रहेगा वो है परिवार की भूमिका, दूसरा समाज की भूमिका, तीसरा शिक्षण संस्थाओं की भूमिका। कई दफा कुछ लोग शिक्षण संस्थाओं की भूमिका से वंचित रह जाते हैं, वो पढ़ लिख नहीं पाते। लेकिन हर व्यक्ति परिवार में जन्म लेगा, उसके बाद में वो समाज में रहेगा। फेमस ग्रीक फिलोसफर अरस्तु, एरिस्टोटल ने कहा है कि हर मानव सामाजिक प्राणी है, और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सामाजिक प्राणी नहीं हूं, या तो वो भगवान है या वह जानवर है। तो हम सभी मानव मानव हैं। तो मानव बनने की इस प्रक्रिया में जो पहला रोल और पहला जो समाज और पहला पर्यावरण हमारा रहता है वो है परिवार। और फर्स्ट सोसाइटी एंड फर्स्ट एनवायरमेंट इज आवर फैमिली। हम परिवार में जन्म लेते हैं और परिवार से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। इसलिए कहा जाता है फर्स्ट स्कूल ऑफ ह्यूमन इज हिज फैमिली एंड हिज मदर इज हिज फर्स्ट टीचर। हमारे परिवार में हमारा परिवार ही हमारी पहली स्कूल होता है, माता हमारी प्रथम शिक्षिका होती है। हम लोग जो चीजें परिवार में सीखते हैं, बाद के अंदर वही हमारे समाज के अंदर हमारा व्यवहार बन जाते हैं, और वही चीजें हमारे भविष्य के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। व्हाट वी लर्न्स एट फैमिली विल बी रिफ्लेक्ट इन आवर बिहेवियर और रिफ्लेक्ट इन आवर फ्यूचर लाइफ। दैट इज दैट्स व्हाई द रोल ऑफ फैमिली बिकम्स इंपॉर्टेंट। तभी हमारा परिवार की जो भूमिका है हमारे मानवीय मूल्यों के विकास में, वह मजबूत और महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि जब परिवार के अंदर हम लोग कुछ चीजें सीखते हैं, वह बातें और वह मूल्य ही हमारा फर्स्ट सोशलाइजेशन होता है। एनीथिंग विच इज लर्नड इन आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन सोशलाइजेशन का मतलब होता है हाउ द ह्यूमन बीइंग बिहेव इन द सोसाइटी। किस प्रकार से कोई व्यक्ति समाज के अंदर बिहेव करेगा। समाज के कुछ मूल्य होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, नियम कायदे परंपराएं प्रथाएं होती है, उनके अनुसार व्यक्ति का बिहेवियर ही सामाजिकरण होता है। उनके अनुसार उन चीजों को सीखने की जो प्रक्रिया रहेगी वह सामाजिकरण है, वह सोशलाइजेशन है। तो व्यक्ति अपने परिवार से शुरू होता है, और परिवार से शुरू होकर वो समाज में जाता है, समाज के बाद में वो शिक्षण संस्थाओं से सीखता है। बाद के अंदर वही वैल्यू जो उसने परिवार से सीखी है, समाज से सीखी है, शिक्षण संस्थानों से सीखी है, उसका बिहेवियर बन जाती है, और उसका जो पर्सनैलिटी रिफ्लेक्शन रहेगा, व्यक्तित्व का जो समाज के अंदर रिफ्लेक्शन रहेगा, वह इन्हीं चीजों के, इन्हीं संस्थाओं के द्वारा जो बातें सिखाई गई है वही उसका रिफ्लेक्शन रहेगा। तो सबसे पहले जब हम लोग देखते हैं कि परिवार का रोल क्या रहता है, रोल ऑफ फैमिली इन अनकैलकुलेटिंग वैल्यूज, मानवीय मूल्य के विकास में परिवार की भूमिका। तो सबसे पहला रोल रहेगा परिवार का, वो है इट इज ए मोड ऑफ फर्स्ट सोशलाइजेशन। परिवार व्यक्ति के प्रथम सामाजिकरण का माध्यम है। व्यक्ति को किस प्रकार में आगे जाकर समाज में बिहेव करना है, इसका निर्धारण परिवार के द्वारा किया जाता है। जैसा परिवार का एनवायरनमेंट होता है वैसा ही व्यक्ति सीखता है। जैसी बातें परिवार के द्वारा व्यक्ति को सिखाई जाती है वैसी ही बातें व्यक्ति सीख जाता है। परिवार और क्या चीजें सिखाता है सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान? परिवार सिखाता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस,
फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। परिवार के द्वारा कुछ परंपराएं, प्रथाएं, मूल्य, संस्कृति का हस्तांतरण किया जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर। जो हमारे दादा परदादाओं ने सीखा, वह हमारे माता पिता ने सीखा, उसके बाद में हम सीख रहे हैं, हमारे बाद में आने वाली पीढ़ियां उन्हीं परंपराओं, प्रथाओं, संस्कृति को सीखती जाएगी। तो एक परिवार के कुछ मूल्य होते हैं, जैसे रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रघुकुल की रीत है कि वचन पे कायम रहना, वह उसका मूल्य है, और उन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ाया जाता है भगवान श्री राम के द्वारा। और रघुकुल अपने आप जो उनके दादा परदादा भागीरथ ने शुरू किया था, अज ने शुरू किया था, दशरथ ने किया था, बाद में श्री राम आगे बढ़ाते हैं, उनके बाद में उनकी पीढ़ियां लव और कुश के रूप में आगे बढ़ाती चलती है। तो हमारी जो संस्कृति, परंपराएं, वैल्यूज, ट्रेडिशंस है, उनको आगे बढ़ाने के अंदर परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा जो एक परंपराएं, इन परंपराओं के अंदर कुछ विकार आ जाते हैं, डिफॉर्मेलिटीज आ जाती है, तो इनको समाज कई बार अनएक्सेप्ट कर देता है। तो परिवार वही हमें सिखाता है कि अब इन जिन मूल्यों को समाज के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, उनको हटा दिया जाए। तो परिवार के द्वारा कुछ चीजों पे सोशल कंट्रोल रखा जाता है। रोल में रहेगा कि सोशल कंट्रोल ओवर अनइथिकल एथिकल वैल्यूज। जो कुछ भी अनैतिक मूल्य आते हैं, व्यक्ति के द्वारा सीखे जाते हैं, उन पे परिवार के द्वारा सोशल कंट्रोल रखा जाता है। इट इज अ मोड ऑफ एनफोर्समेंट। ये परिवर्तन करवाता है। अगर कोई बच्चा बाहर जाके कुछ गलत चीजें सीख के आया, कुछ गलत व्यवहार सीख के आता है, जैसे बच्चे के द्वारा गालियां सीख ली जाती है, तो जैसे ही वो घर के अंदर आता है, उसे या तो पिटाई होगी या उसको डांट लगाई जाती है, ताकि बच्चा वापिस एक लाइन के अंदर आ जाए। उसे कहा जाता है कि तू लाइन में चल, यानी हम जो जैसा गए वैसे तुझे चलना होगा। ये गलत बात है, ये सही बात है, तू उनकी संगत में मत रहे, तू इनकी संगत में रहे। ये बातें हमारे को परिवार द्वारा सिखाई जाती हैं। और जो गलत काम हम लोग सीख जाते हैं, उन गलत कामों पर हमारे परिवार के द्वारा एक सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है। वहां पर परिवार की बड़ी भूमिका हो जाती है। अगर किसी बच्चे ने अच्छा व्यवहार किया तो उस बच्चे को प्रेज किया जाता है, और जिस बच्चे ने गलत व्यवहार किया जाता है उसको डिमोटिवेट किया जाता है उस पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए। कि कोई भी व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति आता है, उसके पैर स्पर्श करना, चरण स्पर्श करना, या इसके अलावा किसी व्यक्ति के द्वारा सामने वाले को ग्रीट करना, नमस्कार कहना, या जो भी जो वे ऑफ ग्रीटिंग होता है उनका, उस अकॉर्डिंग बिहेव करना, तो उसे सबके द्वारा प्रेज किया जाता है। और जो व्यक्ति सही तरीके से बिहेव नहीं करता, उसको डिसप्रेज किया जाता है। तो इसमें रोल रहता है। इसके अलावा हमारा जो परिवार है, ये हमारे को डिवीजन ऑफ वर्क एंड प्रॉपर्टी संबंधित बातें भी सिखाता है। कि परिवार में सबका एक निश्चित रोल रहेगा। मम्मी ये काम करेगी, पापा ये काम करेंगे, दादा दादी ये करेंगे, जो बच्चे रहेंगे, भाई बहन आपस में सब मिल बांट के काम करते हैं, वह सिखाया जाता है। जब प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो वह तरीका, वह वैल्यूज भी हमें सिखाई जाती है कि इक्वलिटी के साथ में सब में प्रॉपर्टी का डिवीजन कर दिया जाए। इसके अलावा परिवार हमें रिलीजियोसिटी सिखाता है। धार्मिकता, रिलीजियोसिटी सिखाता है, स्पिरिचुअलिटी सिखाता है। स्पिरिचुअलिटी हमारे द्वारा जो धार्मिकता सीखी जाती है, इसके अलावा हमारे द्वारा जो आध्यात्मिकता सीखी जाती है, इसका प्रथम स्टार्टिंग मोड हमारा परिवार, हमारी फैमिली ही रहती है। हमारे को अलग अलग कहानियां सुनाई जाती है, महाभारत की कहानी, रामायण की कहानी। इसके अलावा भी जिस धर्म को हमारे द्वारा माना जाता है, उससे संबंधित जो भी महान पुरुष हुए, उनकी कहानियां सुनाई जाती है। उनसे हम लोगों में धार्मिक व्यवहार आता है, हम लोगों की आध्यात्मिकता का विकास होता है। उसमें परिवार का बड़ा रोल रहता है। व्यक्ति जब धार्मिक और आध्यात्मिक बनता है, तो उसके अंदर मानवीय मूल्यों का विकास होता है। उन स्टोरीज के द्वारा उसमें मानवीय मूल्यों का विकास किया जाता है। परिवार के द्वारा पेरेंटिंग सिखाई जाती है कि किस प्रकार से पेरेंटिंग की जाए। पेरेंटिंग कि हमें संतान उत्पत्ति करनी है, विवाह करना है, जनरेशंस को आगे बढ़ाना है। एक डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग होनी चाहिए, लोकतंत्रात्मक तरीके से जैसे परिवार को पाला जाता है, जैसे अपने
जो पीढ़ियां होती हैं उनका ध्यान रखा जाता है। ये पेरेंटिंग का जो मूल्य है, मानवीय मूल्य, ये हमें हमारे परिवार के द्वारा सिखाया जाता है। इसके अलावा परिवार हमें एक्सपीरियंस शेयरिंग सिखाता है। एक्सपीरियंस शेयरिंग शेयरिंग यानी जो अनुभव हमारे परिवार के बड़े बुजुर्गों ने लिए हैं वो साझा किए जाते हैं हमारे साथ में, कि ऐसा व्यवहार करोगे तो ये फायदा होगा, अगर ऐसा व्यवहार करोगे तो ये नुकसान हो जाएगा। तो हमारे दादा परदादाओं के द्वारा कहानियां सुनाई जाती है और हमें सिखाया जाता है कि आपके द्वारा हमारे जीवन को लेकर ये अनुभव रहे थे कि जीवन कितना सुंदर है, कितना महत्वपूर्ण होता है। इसकी वैल्यू करना हमारे को परिवार के द्वारा ही सिखाया जाता है। जब परिवार में इतने साथ में घुल मिल के हम लोग रहते हैं तो परिवार हमें सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करता है। तो परिवार एक सपोर्ट सिस्टम है। सपोर्ट सिस्टम की जो वैल्यू होती है, सहायता करने की जो वैल्यू होती है, कि कैसे एक दूसरे की सहायता की जाए, रेस्पेक्ट की जाए, म्यूचुअल शेयरिंग की जाए, कि आदर किस प्रकार से करना है, आपसी सहयोग को किस प्रकार से बढ़ाना है, ये चीजें भी हमारे को परिवार द्वारा सिखाई जाती है। परिवार का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कि परिवार ने हमारे को ये बातें सिखा दी, सिखाने के बाद में हमारा इंट्रोडक्शन सोसाइटी के साथ में करवाता है परिवार, और हमारा सोसाइटी के साथ में जो इंट्रोडक्शन होता है उसका निर्धारण हमारी जो फैमिली का स्ट्रक्चर रहेगा उसके अकॉर्डिंग रहेगा। इसके अलावा हमारी जो परिवार का सोशल इन्फ्लुएंस है उसका भी बड़ा रोल रहता है। अगर किसी परिवार का सोशल इन्फ्लुएंस बेहतर है तो उस व्यक्ति का जो समाज के अंदर सोशलाइजेशन होगा वो भी बेहतर तरीके से रहेगा, क्योंकि जैसा एनवायरमेंट होता है परिवार का वैसे ही बातें बच्चा सीख के समाज के अंदर जाता है। फैमिली का स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो एकल परिवार है या जॉइंट फैमिली है, इन चीजों की भी इंपॉर्टेंस रहती है। तो बेसिकली ये परिवार का बेसिक रोल है, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, सोशलाइजेशन, म्यूचुअल शेयरिंग, सपोर्ट सिस्टम, रिलीजियोसिटी, स्पिरिचुअलिटी, ये बातें एक्सपीरियंस शेयरिंग परिवार के द्वारा हमें सिखाई जाती है। फिर इसके अलावा जो सवाल आता है हमारे एग्जाम के अंदर कि परिवार के द्वारा कौन सी गुड वैल्यूज हमें इंपार्ट की जाती है या कौन सी नेगेटिव वैल्यूज परिवार के द्वारा इंपार्ट की जाती है। तो वन बाय वन हम लोग परिवार के जो महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं, माता पिता, दादा दादी, जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, हमारे सिबलिंग्स होते हैं, उनसे हम लोग क्या क्या चीजें सीखते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट सोशलाइजेशन। तो रोल ऑफ फैमिली इन इंपार्टिंग गुड वैल्यूज, कि परिवार हमें कौन से अच्छे मूल्य सिखाता है, गुड वैल्यूज। अब वन बाय वन जब रोल देखते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य का क्या क्या रोल रहता है, तो पहला सदस्य हमारे परिवार में आएगा, आवर फैमिली इज अवर फर्स्ट स्कूल एंड मदर इज अवर फर्स्ट टीचर। हमारी माता हमारी प्रथम शिक्षिका होती है, क्योंकि माता के साथ में हम अटैच होते हैं। हम लोग जब धरती पे आ जाते हैं उसके बाद में भी हम लोग माता से ही अटैच रहते हैं। कहा जाता है कि ये तो माता के पेट से सीख के आया है, या कई बार कह दिया जाता है कि सभी लोग माता के पेट से सीख के थोड़ी आते हैं। ये कॉमन बातें चलती है कि पेट में ढाडी होना, ये तो जन्म से ही बुद्धिमान था, अलग अलग बातें की जाती है। तो बहुत सारी चीजें होती है वो तो हम लोग जन्म लेने के बाद में सीखते हैं। कई बातें होती है जो हम लोग गर्भ में ही सीख जाते हैं, जैसा कि अभिमन्यु ने सीखा था किस प्रकार से चक्रव्यूह को तोड़ा जाता है, प्रवेश किया जाता है, कैसे उसे तोड़ने की जो प्रक्रियाएं रहती हैं वो अभिमन्यु ने पेट में ही सीख ली थी। इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी महिला के गर्भ में कोई बच्चा होता है उस दौरान उसका आसपास का एनवायरनमेंट बेहतर रखा जाए, क्योंकि जो गर्भ के अंदर बच्चा है उस पर उस एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो माता क्या क्या हमें चीजें सिखाती है, कौन सी वैल्यूज सिखाती है। वैल्यूज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हमारे को एज ए ह्यूमन हम लोगों ने जन्म लिया, वो एज है हमारा एनिमल एग्जिस्टेंस है कि हम लोगों के हाथ पैर नाक कान जो भी एक जानवर के रूप में और एक जीव के रूप में हमारे यहाँ पे होने चाहिए, वो सब चीजें हमारे को यहाँ पे मिली। अब उस ह्यूमन से हमें ह्यूमन बीइंग बनना है। द प्रोसेस ऑफ बिकम ए बीइंग स्टार्ट फ्रॉम द लेसन्स ऑफ मदर, कि माता हमारे को क्या सिखाती है। जो पहला लेसन सिखाएगी माता, अगर इसको हम लोग एक चार्ट के रूप में देखें या डायग्राम के रूप में देखें कि मदर को सेंटर में रखा जाए और मदर के द्वारा कौन सी बातें हमें सिखाई जाती है, तो मदर हमें सिखाती है सेल्फलेस लव, सेल्फलेस लव या अनकंडीशनल लव, कि बिना शर्त के प्रेम हमें माता सिखाती है।
माता सबसे प्रेम करती है, जब भले ही उसे बच्चे उनसे प्रेम करें या ना करें। तो माता से ही हम लोग सीखते हैं कि कैसे एक तरफा प्रेम भी किया जाता है, कैसे अपने बच्चे को या जो पार्ट है खुद का या फैमिली का पार्ट है उससे एक तरफा वन साइडेड हम लोग प्रेम करेंगे। वन साइडेड का मतलब ये नहीं, वन साइडेड का मतलब यहाँ पे ये समझा जाएगा कि उसी जिस प्रकार से हम केयर करते हैं कि हमें प्रेम करना है कि मेरा ये अंश है, मेरे ये परिवार के सदस्य होते हैं। जब व्यक्ति के द्वारा सेल्फलेस लव सीख लिया जाता है कि वन साइडेड ये चीजें सीख ली जाती है, तो व्यक्ति के अंदर परमार्थ की भावना विकसित होती है, परार्थ की भावना विकसित होती है। परमार्थ और परार्थ, वहां पे व्यक्ति के द्वारा स्वार्थ त्याग दिया जाता है। दूसरों के बारे में सोचना व्यक्ति के द्वारा माता से सीखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फलेस लव है। माता जब सेल्फलेस लव करती है हमसे, तो हमें केयर भी सिखाती है। माता के द्वारा जिस प्रकार से पालन पोषण किया जाता है बच्चे का, वो हम लोग सीखते हैं। साथ में जिस प्रकार से जो परिवार के बुजुर्ग सदस्य हो गए हैं या कोई बीमार है, उसकी सेवा जिस प्रकार से की जाती है, वो भी हम लोगों के माता के द्वारा ही सीखा जाता है। ये माता ही होती है जिससे हम करुणा सीखते हैं, कंपेशन का भाव माता से सीखा जाता है। कंपेशन, करुणा का भाव, कि माता बच्चा जितना भी रो रहा है उसके बावजूद माता रात भर जगती है, दिन में भी जगती है और उसकी देखभाल करती है। जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनकी देखभाल पर ध्यान रखना कि किसी के कोई तकलीफ तो नहीं है, ये माता के द्वारा सिखाया जाता है। यानी रेस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, रेस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, बड़े बुजुर्गों का ध्यान किस प्रकार से रखा जाता है, ये सिखाया जाता है। सेक्रीफाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट, सेक्रीफाइस, त्याग की जो भावना है माता के द्वारा सिखाई जाती है। ये माता होती है जो अपने सपनों को त्याग देती है अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए। माता के जब गर्भ में बच्चा होता है तो उसे अपना कैरियर त्याग ताक पे रख दिया जाता है माता के द्वारा, और वो पूरा ध्यान अपने बच्चे की परवरिश के अंदर लगा देती है। तो सरकार भी प्रयास करती है कि इन माताओं को छुट्टी मिले, 720 दिन तक का इनको लीव मिलती है, छुट्टी मिलती है। तो सेक्रीफाइस माता के द्वारा हम लोग सीखते हैं कि अपने सपनों का सेक्रीफाइस कैसे किया जाता है, अपने चैन का सेक्रीफाइस, अपने आराम का सेक्रीफाइस किस प्रकार से किया जाता है। क्योंकि माता के द्वारा टायरलेस वर्क किया जाता है, विदाउट हॉलीडे, टायरलेस वर्क, टायरलेस वर्क विदाउट हॉलीडे, विदाउट हॉलीडे, यानी बिना छुट्टी के माता लगातार काम करती है। हर व्यक्ति किसी भी कार्यालय में काम करता है, उसकी छुट्टी होती है, संडे को छुट्टी मनाते हैं या और डे जो भी उनके द्वारा माना जाता है उस दिन को छुट्टी मनाते हैं। लेकिन माता का काम उस दिन छुट्टी वाले दिन ज्यादा बढ़ जाता है। तो माता लगातार 12 महीने काम करती है, 24/7 काम हो सकता है उनका। इसके बावजूद उनका जो हिंदुस्तान के अंदर देखा जाए, जो माता जी द्वारा काम किया जाता है उसको इकोनॉमी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के अंदर उनका जो काम है उसे इंक्लूड नहीं किया जाता। अदर कंट्रीज में किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है, लेकिन इंडिया में नहीं किया जाता। क्योंकि जब हम इसको एक मानवीय मूल्य एथिक्स के रूप में देखते हैं कि माता जी द्वारा जो काम किया जा रहा है वो इकोनॉमी से बढ़ के होता है, एक स्पिरिचुअल लेवल पे काम होता है जिसको हम लोग किसी भी आर्थिक तंत्र के अंदर तोल नहीं सकते। तो ये माता से सीखा जाता है जिस प्रकार से हमारे को रात दिन काम करना होता है बिना छुट्टी के। क्योंकि हम लोग इस धरती पे आए तो एक तरह से छुट्टियां मनाने ही आए हैं। अगर हमारे को पूर्णतः इस धरती पे जी के जाना है तो हमारे को बिना छुट्टी के लगातार काम करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ट्रूथफुलनेस, माता से हम लोग सच बोलना सीखते हैं। जब भी हमारे से माता पूछती है कि बाहर क्या हुआ, या हम लोग झूठ बोल देते हैं कि ये चीज किसने उठाई थी, किसने छोटी, जब बच्चे के द्वारा छोटी छोटी चोरियां कर ली जाती है उस दौरान बच्चा झूठ बोल देता है, तो माता उसे सिखाती है कि हमेशा सच बोलो। बार बार उसे या तो पनिश किया जाता है या उसे मोटिवेट किया जाता है सच बोलने के लिए। तो सच बोलने का जो गुण है वो माता से सीखते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन माता से सीखा जाता है। समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, समान संरक्षण, कि समान संरक्षण कैसे करना है। जो परिवार के अंदर कमजोर होता है, थोड़ा सा हेल्थ के रूप में कमजोर है या बीमार हो गए हैं या और किसी कारण से कोई कमजोर सदस्य है, तो उसके एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए जाते हैं उसके संरक्षण के लिए।
उस पर एक्स्ट्रा इंफेसिस दिया जाता है, साथ में उसका एक्स्ट्रा ध्यान रखा जाता है। तो इक्वल प्रोटेक्शन हो गया, यहाँ पे इक्वलिटी भी रखी जाती है, साथ में इक्वल प्रोटेक्शन भी रखा जाता है, ताकि सभी लोग समान स्तर के साथ में समान तरीके से ग्रो कर पाए। फैमिली के अंदर किसी भी व्यक्ति को ये नहीं लगे कि मेरे साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है या मेरे साथ में गलत इक्वलिटी का व्यवहार नहीं हो रहा, या मैं कमजोर हूं तो मेरी प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं रखा जा रहा। माता के द्वारा जब रेस्पेक्ट एल्डर्स का ध्यान रखा जाता है, टाइलेस काम किया जाता है, तो उस दौरान उनके द्वारा इक्वल प्रोटेक्शन किया जा रहा है। जब उनके द्वारा केयर रखी जाती है तो इक्वल प्रोटेक्शन किया जा रहा है। साथ ही माता के द्वारा सोशल और इकोनॉमिक जो हमारे को कैसे मैनेज करना है अपने जीवन को, वो भी सीख सकते हैं माता से। सामाजिक आर्थिक प्रबंधन, इकोनॉमिक मैनेजमेंट ये माता से सीखा जा सकता है। कोई भी जो कार्य करने वाली महिला रहती है, ऑफिस में उनका ड्रेसिंग सेंस अलग रहेगा, ऑफिस में बिहेवियर अलग रहेगा। जैसे ही वो घर पे जाती है उनका बिहेवियर बदल जाता है, ड्रेसिंग सेंस बदल जाता है, ऑफिस में अलग, घर पे अलग। जब उनके द्वारा कोई सामाजिक फंक्शंस अटेंड किया जाता है तो वहां पे उनका ड्रेसिंग सेंस अलग रहेगा, बिहेवियर अलग रहेगा। तो तीन चीजों में मैनेज करके चलती है कार्यशुदा जो महिलाएं रहती है, वहां पे अलग अलग चीजों को मैनेज करना है। कोई भी महिला अगर कहीं की कलेक्टर लग रखी है, कहीं पे एसपी लग रखी है, तो ड्रेसिंग सेंस अलग है, घर पे ड्रेसिंग सेंस अलग है, बिहेवियर भी अलग है। और किसी भी जिस समाज से वो बिलोंग करते हैं, उनके शादी विवाह में जब जाते हैं तो वहां पे बिहेवियर अलग है। तो किस प्रकार से उनके द्वारा मैनेज कर ली जाती है चीजों को, वो अपने ऑफिस का स्ट्रेस घर पे लेके नहीं आती, या जो घर का स्ट्रेस है उसे समाज में नहीं दिखाती है। तो एक मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट। जब घर परिवार के अंदर पैसों की कमी आ जाती है तो हमारे को एज जो रेस्क्यू के लिए जो पैसा हमारे पास में आता है वो माता के द्वारा ही निकाला जाता है। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर कभी इन्फ्लेशन नहीं आती, इन्फ्लेशन महंगाई आती है, मंदी नहीं आती हिंदुस्तान के अंदर। 2008 की जब मंदी आई थी, हिंदुस्तान पे इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाई थी। कारण ये रहा क्योंकि हम लोग सेविंग में विश्वास करते हैं, और हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी का सेविंग नेचर है वो हमारे को माताओं के द्वारा सीखना चाहिए। जो हमारे महिलाएं रहती है परिवार की, वह ये हमारे को सेविंग नेचर सिखाती है। सेविंग इट इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये सेविंग गहनों के रूप में हो सकती है, छोटी छोटी सेविंग्स के रूप में हो सकती है कि महीने के अंदर 1000, 2000, 5000 जितने भी जिस परिवार में इनकम आ रही है उस अकॉर्डिंग छोटा छोटा सेव किया जाता है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो माता के द्वारा हमें सिखाए जाते हैं। माता के बाद में जो नेक्स्ट रोल आता है हमारे परिवार में वो रहेगा पिता का, कि हम पिता से क्या क्या सीख सकते हैं, कि वो क्या हमें मानवीय मूल्य सिखाते हैं। तो फादर को रखेंगे पॉइंट। फादर का जो मेन रोल है वो ड्यूटी सिखाते हैं हमारे को, कि हमारे को टायरलेस ड्यूटी करनी है, बिना थके हुए ड्यूटी करनी है, परिवार का लालन पालन करना है, पालन पोषण करना है। तो ड्यूटी का जो गुण होता है वो पिता के द्वारा सिखाया जाता है, क्योंकि कर्तव्य महत्वपूर्ण होता है। पिता का यह कर्तव्य है कि परिवार का पालन पोषण किया जाएगा, परिवार पे कोई भी दिक्कत आती है तो उसका ध्यान रखना उसका कर्तव्य है। हर व्यक्ति के प्रति पिता का एक कर्तव्य है, तो पिता उस कर्तव्य को बेहतर तरीके से निर्वहन करता है। तो ये पिता से सीख सकते हैं। पिता से हम हार्डवर्क सीख सकते हैं, हार्डवर्क, कड़ी मेहनत। कि पिता ऑफिस जाते हैं, रात दिन काम करते हैं और पैसा कमा के लेके आते हैं, जिससे हमारा घर परिवार चलता है। उसके बाद में वो अपने जो सामाजिककरण है हमारे परिवार का, हमारा जो सोशल इंट्रोडक्शन है, उसके अंदर भी बेहतर रोल निभाते हैं। जब ये पिता सब कुछ काम करते हैं उस दौरान वो बहुत चीजें सेक्रीफाइस करते हैं, त्याग कर देते हैं। त्याग करते हैं वो अपने आराम का, सेक्रीफाइस, अपने आराम का त्याग किया जाता है उनके द्वारा। रिनंसिएशन करते हैं वो, सेक्रीफाइस, आराम, आराम का त्याग करना। अपने कई बार अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए अपने सपनों का त्याग कर दिया जाता है उनके द्वारा, रिनंसिएशन कर देते हैं। जैसे हम 3 इडियट मूवी में देखते हैं कि हमारे घर में एक ही एसी था, वो भी फरहान को दिया गया। हम लोगों ने टीवी नहीं लिया, इसको लैपटॉप दिलाया। मैंने कभी जीवन में कार नहीं खरीदी क्योंकि इसकी फीस समय पे जमा हो सके। तो ये रिनंसिएशन, बलिदान करता है पिता अपने सपनों का, अपनी सुख सुविधाओं का, अपनी संतान के लिए, अपने माता पिता के लिए, परिवार के अन्य सदस्यों के लिए। क्योंकि पिताजी अलग अलग जगह पे अलग अलग जिम्मेदारियां हैं,
उसकी अपने सिबलिंग्स के प्रति भी जिम्मेदारी है, समाज में भी कुछ जिम्मेदारी होती है, धार्मिक जिम्मेदारियां होती है, सोशल जिम्मेदारियां होती है, माता पिता को लेकर जिम्मेदारियां होती है, बच्चों को लेकर जिम्मेदारियां होती है, ये इकोनॉमिक जिम्मेदारियां होती है, प्रोफेशनल जिम्मेदारियां होती है। उस दौरान पिता के द्वारा बहुत सारी चीजें रिनंसिएट कर दी जाती है जो खुद की होती है। आत्म त्याग किया जाता है पिता के द्वारा। तो आत्म त्याग की जो भावना होती है वो हम पिता से सीख सकते हैं। जब हम लोग इस प्रकार की बातें सीखते हैं तो हम लोग स्वार्थ से परमार्थी बनते हैं। और एथिक्स इज ऑल अबाउट अदर्स। जो नैतिकता का संबंध होता है वो हमेशा दूसरों से होता है। जब हम लोगों के द्वारा दूसरों का ध्यान रखा जाता है तो हमारा ध्यान दूसरे रखते हैं। जो दूसरों का ध्यान रखता है उसका ध्यान ईश्वर रखता है। तो डू गुड टू गेट गुड। अगर अच्छा पाना है तो अच्छा करो। ये चीजें हमारे को ये परिवार के सदस्य सिखा रहे हैं। फिर पिता के द्वारा जो बेहतर चीज हम लोग सीखते हैं वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। ऑफिस टाइम सुबह 7 बजे है, पिता 6 बजे उठ जाते हैं, ऑफिस 7 बजे पहुंच जाते हैं, टाइम पे घर आते हैं। हमारे को सुबह पिता के द्वारा जगाया जाता है कि आप इस दौरान स्कूल जाओगे तो जाओगे ही समय पर। तो डिसिप्लिन एक इंपॉर्टेंट मानवीय मूल्य होता है जो व्यक्ति की सफलता के मापदंड तय करता है कि व्यक्ति कितना सफल होगा ये निर्धारित करता है डिसिप्लिन। तो पिता से हम डिसिप्लिन सीखते हैं, साथ में पिता से हम सोशल बिहेवियर सीखते हैं। सामाजिक व्यवहार जैसा होना चाहिए, सोशल बिहेवियर। क्योंकि जो बच्चा रहेगा उसको या तो माता लेके जाएंगे, पिता लेके जाएंगे, दादा दादी बाहर लेके जाएंगे। पिता से सोशल बिहेवियर, क्योंकि पिता के जो साथ के लोग हैं वो घर में आते हैं तो पिता के द्वारा उनके साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है ये हम लोग पिता से सीखते हैं। पिता जब सोशल बिहेवियर हमारे को सिखा रहे होते हैं, माता से भी उनको कोऑर्डिनेशन रखना है, अपने माता पिता से भी कोऑर्डिनेशन रखना है, यानी खुद की पत्नी से, माता पिता से कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, बच्चों से भी कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, समाज से भी कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। कई दफा पिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाए ऑफिस से, उस दौरान घर पे भी उनको कई बार परेशानी झेलनी पड़ जाती है। उस दौरान पिता पेशेंस रखते हैं, तो पिता से हम पेशेंस सीख सकते हैं। पेशेंस कि किस प्रकार से व्यक्ति को संयमित रहना है। माता पिता कुछ और कह रहे हैं, उनकी पत्नी कुछ और कह रही है, उनके भाई बहन कुछ और कह रहे हैं, उस दौरान वो संयमित रहते हैं और जो भी परिवार के अंदर दिक्कत आई है उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सोशल बिहेवियर, संयम, ये पिता द्वारा हमें सिखाया जाता है। पिता हमारे को जो सबसे बेहतरीन बात सिखाते हैं वो है वर्क फॉर ड्रीम्स, ये अपने सपनों के लिए रात दिन काम करना। वर्क फॉर ड्रीम्स, कि हम लोग किस प्रकार से अपने सपनों के लिए काम करेंगे, ये पिता हमें सिखाते हैं। साथ में पिता हमें प्रोटेक्शन ऑफ डिपेंडेंट सिखाते हैं कि अगर हमारे पे कोई डिपेंडेंट है तो उसका किस प्रकार से संरक्षण किया जाता है। घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसकी इकोनॉमिक लाइबिलिटीज, उसकी सोशल लाइबिलिटीज या उसकी केयर की ध्यान है वो माता रखेगी। साथ में जो बाहरी चीजें वो पिता ध्यान रखता है। समय पे घर में पैसा आना जरूरी है, बाहर से कोई दिक्कत आ गई उसका पिता ध्यान रखता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ डिपेंडेंट्स, जो आश्रितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ डिपेंडेंट्स, ये पिता के द्वारा हमें सिखाया जाता है। ये पिता ने हमें सिखा दिया। पिता के बाद में जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी फैमिली के वो है दादा दादी। तो दादा दादी हमें क्या सिखाते हैं, कौन सा गुड वैल्यूज है तो दादा दादी के द्वारा सिखाए जाते हैं। ग्रांड पेरेंट्स, हमारी जो धार्मिकता होती है ये हमारे को दादा दादी के द्वारा, रिलीजियोसिटी, धार्मिकता, बच्चा धार्मिकता दादा दादी से सीखता है। जब उनकी दादी गीता का पाठ कर रही होती है या जो भी उनका धर्म ग्रंथ है उसका पाठ कर रही होती है तो बच्चा भी वह देखता है और उनसे सीखने की कोशिश करता है। उनके द्वारा जब माला फेरी जाती है उनके पास में बच्चे बैठ जाते हैं। तो धार्मिकता का जो नैतिक गुण है, धार्मिकता हमें यह सिखाती है कि रेस्पेक्ट किस प्रकार से लोगों की करनी है, किस प्रकार से व्यक्ति का कनेक्शन नेचर के साथ में होता है, सुप्रीम बीइंग के साथ में कनेक्शन होता है। वो एक बड़ा मानवीय मूल्य होता है जो मानव को कभी भी अनएथिकल मार्ग पर जाने से रोकता है। इसके साथ में हमारे को आध्यात्मिकता सिखाते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट, स्पिरिचुअलिटी,
आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी की बातें की जाती है। आध्यात्मिकता, ध्यान लगा लेना, मौन रह जाना, खुद के बारे में सोचना, हमारे मंदिरों में ले जाके सत्संग में शामिल कर देना, तो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रकार का बनता है। जिसे वो खुद के बारे में सोचता है बेहतर तरीके से, साथ में किस प्रकार से लोगों का मिलन खुद में किया जा सकते, नर ही नारायण है, ऐसी भावना है कि हर जो जानवर है उसका भी ध्यान रखा जाए। तो व्यक्ति के अंदर जो ये आध्यात्मिकता, धार्मिकता का विकास दादा दादी के द्वारा किया जाता है। वैसे सभी परिवार के सदस्य करते हैं, लेकिन दादा दादी इस एज के अंदर होते हैं कि उनका ज्यादातर ध्यान धार्मिकता, आध्यात्मिकता की तरफ होता है। दादा दादी हमारे को मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं धार्मिक कहानियों के द्वारा। अलग अलग कहानियां सुनाई जाती हैं, अलग अलग जो पौराणिक कैरेक्टर्स होते हैं उनकी कहानियों के द्वारा हमें मोरल वर्च्यूज का इंपार्टेशन किया जाता है। मोरल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज थ्रू मोरल स्टोरीज, मोरल स्टोरीज कि जो मोरल स्टोरीज सुनाई जाएगी उनके द्वारा ये चीजें सिखा दी जाती है। अफेक्शन एंड लव, प्रेम सिखाते हैं हमें, लव एंड अफेक्शन। जब हमारे दादा दादी को एक लाडू दिया जाता है तो दादा दादी उस लाडू को 4 टुकड़े करते हैं। अगर उनके 3 पोते हैं तो 1 टुकड़ा खुद खाएंगे, 3 टुकड़े अपने पोता पोती के अंदर बांट देंगे। अफेक्शन होता है। अपने जो बच्चे होते हैं, पोता पोती होते हैं, उनको वो साथ में सुलाने कहते हैं, मेरे पास में आके सो जा, मेरे पैर दबा दे, हाथ दबा, ये तेरा हाथ है, ये इसका हाथ है, आपस के अंदर बांट देते हैं, मैं आज मेरा सर दुख रहा है। तो एक अफेक्शन और लव की, केयरिंग की भावना डेवलप होती है बच्चों के अंदर। ये अपने दादा दादी से बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी बैठ जाती है। तो लव और अफेक्शन का जो भाव है वो दादा दादी सिखाते हैं। साथ के अंदर उनके द्वारा जो जेंटल तरीके से बात की जाती है, तो जेंटलमैनशिप सिखाई जाती है दादा दादी के द्वारा। जेंटलमैनशिप, जेंटलनेस, जेंटलनेस सिखाते हैं। ये हमारे एक्सपीरियंस शेयरिंग, अनुभवों को साझा करना, एक्सपीरियंस शेयरिंग, शेयरिंग सिखा दी जाती है। हमारे जो कस्टम्स, ट्रेडिशंस होते हैं उनको मानना सिखाया जाता है। वैल्यूज ऑफ अवर कल्चर, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, कस्टम्स सिखाया जाता है। ये दादा दादी का रोल रहा। उसके बाद में आते हैं हमारे भाई और बहन। हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं उनके साथ में हमारा काफी लंबा टाइम गुजरता है। तो हमारे सिबलिंग्स भी हमें कुछ ना कुछ मानवीय मूल्य सिखा के जाते हैं। सिबलिंग्स ये सिखाते हैं हमें म्यूचुअल शेयरिंग, कि अगर घर के अंदर जो भी चीज है उसको किस प्रकार से शेयर किया जाए। घर में अगर एक ही साइकिल है तो सभी लोग बारी बारी से उसका यूज करेंगे। घर के अंदर इतनी ही सेव है तो काट के खा लेंगे उसको। कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन सिखाते हैं ये, इसी प्रकार से कोऑपरेट करना है, सहयोग करना है और समन्वय बनाना है। कोऑर्डिनेशन यानी घर में परेशान नहीं करना है हमारे को और सदस्यों को। प्रोटेक्शन नेचर सिखाया जाता है। जो घर के अंदर बड़ा भाई होता है, बड़ी बहन होती है, वो अपने सिबलिंग्स का प्रोटेक्शन करती है। तो संरक्षण की भावना हमारे सिबलिंग्स हमें सिखाते हैं। प्रोटेक्शन, संरक्षण की भावना, द वैल्यू ऑफ प्रोटेक्शन, की संरक्षण करना है अपने वार्ड्स का। साथ के अंदर जो हमारे सिबलिंग्स रहेंगे हमारे को लिबर्टी सिखाते हैं कि तू टेंशन मत कर, तेरा बड़ा भाई बैठा है ना, आराम से मौज कर, घूम और बढ़िया पढ़ाई कर, ठीक है। ये बातें बोली जाती है लिबर्टी, कि तेरे को रोकने कोई नहीं आएगा, कोई रोकने आता तो मुझे बताना। तो ये लिबर्टी सिखाते हैं। इसके अलावा फ्रेटर्निटी, बंधुत्व का भाव भी हमारे भाई और बहन सिखाते हैं। फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी का भाव, इक्वलिटी, बंधुता का भाव, समानता का भाव और स्वतंत्रता का भाव हम लोग हमारे भाई बहनों से सीख सकते हैं। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग, कि इशारों में समझ जाएंगे कि अगर परिवार का कोई सदस्य, हम लोग कुछ टीवी देख रहे हैं, उस दौरान परिवार का कोई बड़ा सदस्य आ गया, किस प्रकार से इशारों में टीवी बंद करना है। ये बातें हमारे को अंडरस्टैंडिंग हमारे भाई बहन सिखाते हैं, कि कौन सी बात घर पे बतानी है, कौन सी बात नहीं बतानी होती। इशारों इशारों में बातें समझा जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग, समझ, स्टैंडिंग,
कि हमारे भाइयों में बेहतर बनती है, हमारे बहनों में बेहतर बनती है। ये चीजें हम लोगों को सिखा दी जाती है। हेल्पिंग एटीट्यूड, मदद की जाती है। कोई प्रोजेक्ट फाइल है, उस फाइल को बनाना है, हम अपने छोटे भाई बहन को दे देते हैं या मेरी मदद कर दो, या जो बड़े भाई बहन को दे देते हैं कि आपने एक्सपीरियंस लिया है तो आप हमारी मदद कर दो। हेल्पिंग एटीट्यूड, आपसी सहयोग, हेल्पिंग एटीट्यूड, ये भी हमारे भाई बहन सिखाते हैं। ये तो कुछ वैल्यूज थी जिन वैल्यूज को हमारे भाई बहन, माता पिता, परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो हमारे को सिखाते हैं। परिवार हमेशा अच्छी बातें ही नहीं सिखाता, कई बार कुछ गलत बातें भी सिखा देता है, कुछ नकारात्मक मूल्य भी होते हैं। मानवीय मूल्य दोनों ही होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। कुछ बैड वैल्यूज भी है जो हमारे को परिवार एज कलेक्टिवली सिखाता है। बैड वैल्यूज, ये क्या है बैड वैल्यूज? सबसे बुरी बात हमारा परिवार हमारे को सिखाता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आजकल ये कम होता जा रहा है, पुराने जमाने में थोड़ा सा ज्यादा था। महिला और पुरुष में अंतर करना, कि महिलाओं का काम रहेगा घर पे काम करना, पुरुषों का काम रहेगा बाहर प्रोफेशनल काम करना। कुछ वर्ड्स बोले जाते हैं, हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती, हमारे घर की बेटियों को हम उच्च शिक्षा के लिए भेजते नहीं। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये भी कई बार परिवार सिखा देता है, उसको बाद में जैसे जैसे एजुकेशन आएगी उसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम होता जाता है। इसके अलावा जैसे पर्दा प्रथा रहेगी, कि पर्दा, एक तो पर्दा है कि आप संस्कृति के रूप में पर्दा कर रहे हो, एक पर्दा जो है आपको जबरदस्ती करवाया जा रहा है, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में आएगा। इसके अलावा परिवार के द्वारा डोरी सिखाई जाती है, दहेज, कि हमारा बेटा सरकार की नौकरी लग गया, इसका इतना दहेज आना चाहिए, उस परिवार में इतना दहेज आया। तो दहेज एक नेगेटिव वैल्यू है जो हमारे को परिवार के द्वारा सिखा दी जाती है। इसकी कहानियां सबको पता है। इसके अलावा परिवार के द्वारा कास्टिज्म सिखाया जाता है। कास्टिज्म, कि बेटा बाहर पढ़ने जा रहा है तो अपनी जात वालों के साथ में रहना, किस जाति वाले से मिल के आया था, सोने के छिड़के देना। तो अनटचेबिलिटी जैसी चीजें भी कई बार परिवार के द्वारा सिखा दी जाती है। कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, ये बैड वैल्यूज है जिनका, जिससे कि इनका जो करेक्शन रहेगा ये व्यक्ति के थर्ड सोशलाइजेशन में रहेगा। जब व्यक्ति के द्वारा एजुकेशन ली जाती है उसको वास्तव में पता लगता है, परिवार के सदस्यों को भी पता लगता है, तो कुछ बैड वैल्यूज रहेगी, उनका करेक्शन हम लोग एजुकेशन के द्वारा कर देंगे। सुपरस्टिशन सिखाए जाते हैं परिवार के द्वारा, कि बेटा रात को सो जा चुपचाप, नहीं तो भूत आ जाएगा। सुपरस्टिशंस, तो व्यक्ति ये डर बैठ जाता है कि भूत आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगा, अलग अलग चीजों से डर बैठाया जाता है। तो ये गुण भी व्यक्ति को परिवार सिखाता है। भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, कि तू कलेक्टर लग गया, अब अपने भाई बहनों का भी ध्यान रख, तो एक बड़े पद पे पहुंच गया, अपने भाई बहनों को भी सेट कर दे, ऐसी बातें बोली जाती है। तो ये भाई भतीजावाद, कि ये इतने बड़े पद पर है उसके बावजूद अपने भाई बहनों का ध्यान नहीं रख रहा, तो सामाजिक दबाव बनाया जाता है, पारिवारिक दबाव बनाया जाता है। तो नेपोटिज्म, कि अब हमारे भैया बन गए हैं, कि सैया भैया कोतवाल, अब डर काहे का, ये हमारे घर के अंदर तो कुछ विधायक बन गया, कोई IAS RAS बन गया, अब हमारे को डर नहीं है। तो ये नेगेटिव वैल्यू है नेपोटिज्म में। इसके अलावा हमारे को ब्लाइंड ओबीडियंस सिखाया जाता है परिवार के द्वारा। अंधभक्ति, ब्लाइंड ओबीडियंस, कि तेरे बड़े भाई ने बोल दिया तो कहना मानना है, मतलब कहना मानना है। परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य ने बोल दिया, चाहे भले ही वो गलत हो, उसके बावजूद आपको कहना मानना ही है। तो ये कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी होती है जो परिवार के द्वारा सिखाई जाती है। तो यहाँ पे परिवार का रोल होता है, किस प्रकार से व्यक्ति में मानवीय मूल्यों का विकास होगा। परिवार के द्वारा कुछ अच्छे मूल्य सिखाए जाते हैं और कुछ नेगेटिव वैल्यूज सिखाई जाती है। इस वीडियो में हमने ये देख लिया। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर देखेंगे हम लोग रोल ऑफ सोसाइटी इन कैलकुलेटिंग ऑफ वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्यों के विकास में समाज की भूमिका, वो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। धन्यवाद।